WTC फाइनल मैच का दृश्य। लियोन ने 63वें ओवर की तीसरी गेंद सिराज को फेंकी। सिराज ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और बॉलैंड को कैच थमा बैठे। इस कैच के साथ ही भारत का जो इंतजार चल रहा था कि 10 वर्षों के बाद वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल जीतेगा, वो भी चकनाचूर हो गया। तो हम इस सेशन में ये बात करेंगे कि आखिर इंडिया इस WTC के हार के साथ ही इतना मेजर एक फोर्स होने के बावजूद भी वर्ल्ड क्रिकेट में क्यों नहीं कोई भी आईसीसी फाइनल टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा। हमेशा हम सेमीफाइनल या फाइनल में क्योंकि नॉकआउट स्टेज बोलते बाहर हो जा रहा है। तो चलिए इसको शुरुआत कर। सबसे पहले अगर बात की जाए जो हमारे WTC का अगर आप टेबल देखोगे तो इंडिया जो है मतलब आप देखोगे कि ठीक ठाक उसका प्रदर्शन रहा इस सीजन में और वो दूसरे स्थान पे था। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स टॉप पे था और ये दो टीमें क्वालिफाई की थी फाइनल्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई आखिर क्या रीजंस हैं और क्यों हार रहा है, उसके पहले थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि WTC जो है उसका ओरिजिन आखिर कैसे होगा। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप चल रही है उसके बारे में कैसे जो है उसका जेनेसिस हुआ, कैसे बातचीत स्टार्ट हुई। सबसे पहले आप देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट जो है ये देखा गया कि रेगुलरली उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी। अभी मैं बताना चाहूँगा कि क्रिस गेल इवन जो काफ़ी बड़े क्रिकेटर हैं उन्होंने बोला था कि मुझे टेस्ट क्रिकेट एकदम पसंद नहीं है, मुझे शॉर्टर फॉर्मेट ही पसंद है। इसके अलावा देखा गया कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है एक तरह से निरस्ता जो है वो आ गई थी, कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बचा था जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे। और ब्रांड इमेज जो है टेस्ट क्रिकेट की एक तरह से काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि आप देखोगे कि ऑडियंस जो है वो मैदान में नहीं पहुंच रहे थे देखने के लिए। इसके अलावा मेजर ब्रांड जो है जो खास करके हम स्पॉन्सर्स की बात करते हैं उन्होंने भी कुछ हद तक कदम जो है पीछे कर लिए थे कि भाई हम इस टेस्ट सीरीज या फिर इस पर्टिकुलर बायलैटरल टेस्ट सीरीज को जो है स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो एक तरह से नया एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, ब्रांड इमेज को फिर से रिटेन करने के लिए और खास करके जो रुचि है, जो हार्डकोर टेस्ट हमारे फैंस हैं उनको एक तरह से बूस्ट देने के लिए जो है यहाँ पे ये WTC का साइकिल वगैरह लॉन्च किया गया, इसको चैंपियनशिप बनाया गया। पहले आप देखोगे कि जो भी नंबर 1 पे रहता था रैंकिंग में उसको ये गदा मिल जाते थे, है ना। लेकिन अब जो है एक फाइनल होता है और उस फाइनल को जो भी जीतता है वो इस चैंपियनशिप को जीतता है। तो इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि ये तो ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट हम फाइनल हार गए, लेकिन और भी T20 इवन कह लो आप, वनडे कह लो, इन सभी में हम आखिर नॉकआउट स्टेजेस में क्यों बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि भाई कोर रीजंस आखिर क्या है जिससे कि हम लगातार विफल होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला देखा गया कि हमारी सिलेक्शन स्ट्रेटजी जो है जनरली पुअर रही है। इसी मैच की अगर बात करें तो हमने 36 ईयर के उमेश यादव को तरजीह दी और अपना जो टॉप बॉलर था अश्विन उसको ही बाहर बैठा दिया। अश्विन जो है इस मैच में बाहर हो गए और हमने 4 पेसर्स को खिलाया। ठीक है, और आपने देखा होगा कि सेकंड इनिंग में लायन ने जो है सबसे ज़्यादा विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं हम जो है या तो पिच को सही से रीड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जिसके चलते साउथहैम्पटन में जो पिछला फाइनल हुआ था उसमें भी आप देखोगे कि उसमें हमने जो है काफ़ी एक पेसर की कमी खली थी। इसमें हमने ढेर सारे लगा के पेसर ही खिला लिए, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंस नहीं बन पा रहा है सेलेक्टर्स के द्वारा कि वो अच्छी टीम, ठीक है। तो इसमें जो है एक बड़ी समस्या दिखती है कि हमारी सिलेक्शन स्ट्रेटजी काफ़ी पुअर रही है एक सालों में। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमेशा हम लोगों ने कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाया। आज का जो टेस्ट क्रिकेट है वो जमाना जो है बेसबॉल का हो गया। बेसबॉल का मतलब ये है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हैं। आप इंग्लैंड का एग्जांपल लो, वो ऑलमोस्ट जैसे वनडे क्रिकेट का स्ट्राइक रेट है उस रेट से वो टेस्ट क्रिकेट में भी बल्लेबाजी कर रहे हैं जब से ब्रेंडन मैकलम उनके कोच बने हैं। और वैसे ही सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी है कि जो वैसे प्लेयर खिलाए जा रहे हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच वाले प्लेयर्स को अब साइड लाइन किया जा रहा है। तो जो हमारे कोच अभी राहुल द्रविड़ हैं उनका जो टेन्योर आया था उसके बाद से ये देखा गया काफ़ी अच्छा खासा सुधार होगा। उस समय भी हम उसके पहले भी थोड़े बहुत नहीं जीत पा रहे थे इवेंट्स। तो राहुल द्रविड़ के आने के बाद ये सोचा गया कि काफ़ी अच्छा खासा कुछ ओवरऑल होगा, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन राहुल द्रविड़ खुद ही जो है काफ़ी कंजर्वेटिव एक कोच के तौर पे उभरे और उन्होंने काफ़ी, आप कह सकते हो कि
नहीं कि लीग से हट करके डिसीजन लेना, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। काफी एक ट्रेडिशनल रवैये से जो है टीम चुनी, जो अप्रोच वो भी सेम रखा, तो उससे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव अप्रोच आप कोच या मैनेजमेंट का कह लो वो भी देखा गया। इसके अलावा आप देखोगे, ये तीसरा पॉइंट काफी क्रूशियल है, वो जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ये कॉन्टिन्यूअसली हमारे फेल हुआ है। जब हमारा कभी कभी टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर फ्लॉप कर जाता है ना। हमेशा लोअर ऑर्डर ने हमारी जान बचाई है। इवन आप कह लो कि हमने टेस्ट सीरीज जो जीती ऑस्ट्रेलिया में पहली और दूसरी बार, उन दोनों ही टेस्ट सीरीज में आप गौर से देखोगे तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन का काफी अच्छा खासा योगदान रहा। इवन हम बैटिंग के लिए शमी बुमराह पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो स्तंभ हैं, राहुल आप कह सकते हो, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, इवन रोहित शर्मा तो चलिए बाद में आए, लेकिन उसके पहले भी जो टॉप ऑर्डर अपना था, केएल राहुल, है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअसली जो है फ्लॉप होते रहे हैं। इनका टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म काफी दिन से गायब है। ठीक है, तो टॉप ऑर्डर के फेलियर के चलते क्या हुआ कि लोअर ऑर्डर पे कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर पड़ा, जो इस टेस्ट फाइनल में भी देखने को मिला। फाइनल हम अभी हारे, उसमें भी आप देखोगे कि जो टॉप ऑर्डर था पूरी तरह से फ्लॉप था। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा कि जो नेग्लिजेंस है, ठीक है, जो रणजी प्लेयर्स अच्छे अच्छे हैं हमारे, सरफराज हाँ जो है एक हैं, इसके अलावा रजत पाटीदार को हमने ओवरसीज में बैठाए रखा, कंटिन्यूअसली वो ट्रेवल करते रहे लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। तो जो भी इन फॉर्म हमारे रणजी प्लेयर्स हैं इनको हमने बाहर बैठाए रखा। एक्सपीरियंस प्लेयर को हमेशा तरजीह दी, भले वो फॉर्म में हो ना हो, है ना। हमने एक रत्ती भी जो है वहां पे रिस्क लेने की कोशिश नहीं की कि चलो इसको खिला के देखते हैं शायद ये चल जाए। जैसे गिल के साथ हुआ, उनको केएल राहुल के जगह पे मौका मिला और वो काफी अच्छा खेले, है ना, काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो हमने हमेशा ही जो रणजी प्लेयर्स जितने भी हमारे हैं उनको तवज्जो नहीं दी, उन पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर को खिलाया। और खास करके इसके चलते आप कह सकते हो कि रणजी इवन जो ट्रॉफी है उस पर भी काफी सवाल उठे हैं कि भाई आप फिर करा क्यों रहे हो। अगर ये टेस्ट क्रिकेट का आपका बेस तैयार करने के लिए है मेनली, और वहीं से आप प्लेयर नहीं उठा रहे हो, कंटिन्यूअसली उन्हीं प्लेयर्स को खिलाया जा रहे हो, भले ही वो फॉर्म में हो ना हो, तो फिर फायदा क्या है आखिर रणजी कराने का, या फिर रणजी प्लेयर में जो परफॉर्म कर रहा है उसको क्या फायदा है। तो ये सभी बातें हुई हैं। इसके अलावा आप कहोगे कि हम हमेशा ही अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बुमराह पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं कुछ सालों से। अगर बुमराह नहीं रहते हैं तो हमारी बॉलिंग यूनिट काफी वीक लगती है। और इसका मेजर रीजन ये भी है कि फिर हम जो है उसी एक पूल ऑफ प्लेयर्स में सर्कुलेट कर रहे हैं। जयदेव उनादकट आप देखोगे कितने साल से वो खेल रहे हैं और उन्होंने 2 टेस्ट खेला है बस, उनको हम जो है अभी रखे हुए हैं अपने बेंच पे, भाई वो खेलेंगे, अभी कोई नहीं खेलेगा। तो इसके अलावा आप देखोगे हमारे पास जो है उमेश यादव है, उन्होंने कभी भी कंटिन्यूअसली अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी हम उन्हें खिला लेते हैं मेजर टूर्नामेंट्स में। और हम जो है जो हमारे नए टैलेंट हैं, जैसे कि उनकी बात हो रही थी प्रसिद्ध कृष्णा, उनको माना जा रहा था कि काफी टेस्ट के अच्छे बॉलर बन सकते हैं, उनको हमने ग्रूम नहीं किया। उमरान मलिक जिनकी पेस काफी अच्छी है, बाउंसी विकेट पे अच्छे साबित हो सकते हैं, उनको हमने ग्रूम नहीं किया, है ना। नवदीप सैनी, आप कह सकते हो कि हमने नए टैलेंट को एक तरह से अच्छा खासा उस पर काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और जो हमारे कुछ ही जो रिजर्व प्लेयर हैं पूल में उन पे ही हम जगल करते रहे, और ये खास करके इसके चलते हमारी बॉलिंग यूनिट काफी वीक हुई। ठीक है, तो ये सारे प्रोबेबल रीजंस हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि T20 का जो प्रभाव है वो काफी बढ़ता जा रहा है हमारे प्लेयर्स पे। जो भी हमारे IPL हो रहे हैं या फिर कंटिन्यूअसली मुश्ताक अली ट्रॉफी, कंटिन्यूअसली जो T20 क्रिकेट चल रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है कि भाई जो टेक्निक है और जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है सबकी, उसमें काफी बदलाव हुआ है। स्टाइल ऑफ प्लेइंग का यहाँ पर मतलब ये है कि जो परसिवरेंस और जो आप कह सकते हो धैर्य चाहिए होता है टेस्ट क्रिकेट में, वो T20 में तो चाहिए नहीं होता है। तो टेस्ट क्रिकेट में वो लोग T20 की तरह खेल रहे हैं, है ना। जो अच्छी बॉल है उसको भी हिट कर रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि T20 क्रिकेट का जो भारत पे प्रभाव है, खास करके IPL के चलते, इसके चलते हमारे जितने ही प्लेयर्स हैं उनके टेक्निक में भी अंतर आया है, और इसके चलते हम क्या कर रहे हैं कि ओवरसीज में लैग कर रहे हैं। ठीक है, IPL तो इंडिया में होता है, इंडिया के पिचेस फ्लैट हैं, लेकिन वहां की जो पिचेस हैं वो बाउंसी हैं, वहां पे स्विंग है, सीम है ना। ऐसा इंडिया में देखने को मिलता नहीं है। अगर आप यहाँ की टेक्निक फिर वहां पे रेप्लिकेट करोगे ताबड़तोड़ रन बनाने की, तो फिर आउट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये एक मेजर रीजन है।
इसके अलावा आप बोलोगे कि जो ट्रांजिशन प्लेयर है, इसके बारे में विराट कोहली ने जब उनकी कैप्टेंसी गई थी इसके पहले ही बात की थी कि हमें ट्रांजिशन प्लेयर्स की काफी जरूरत है। आप इसी फाइनल का एग्जांपल लो, हमारे पास श्रेयस अय्यर जो एक इन फॉर्म बैट्समैन थे, वो जो है क्या हुए, घायल हो गए। इसके अलावा पंत जो है उनका भी एक्सीडेंट हो गया तो वो भी बाहर थे। और ये दोनों प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इंडिया के लिए पिछले कुछ सालों में टेस्ट में। तो अगर आप इनके जगह पे कोई भी नया प्लेयर अगर आप नहीं रखते हो, आप फिर वही चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इन्हीं सब पे फिर से जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अपनी स्ट्रेटजी में कमी को दिखाता है। तो ट्रांजिशन प्लेयर खास करके जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उभरे, वो उसकी काफी अच्छी खासी कमी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, एक और बात है कि ऑलराउंडर जो है अभी तक हमें नहीं मिला है जो कि टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए। हार्दिक पांड्या जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं होते हैं क्योंकि वो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। हमें बेन स्टोक्स जैसा एक ऑलराउंडर हर हाल में चाहिए। शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है लेकिन उनकी बैटिंग में और बॉलिंग दोनों में ही लैप्सेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन है कि ऑलराउंडर की समस्या और ट्रांजिशन प्लेयर का एब्सेंट जो है एक काफी क्रूशियल फैक्टर है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो सेपरेट टीम स्ट्रेटजी है जिसमें कि अलग अलग कप्तान, जैसे कि इंग्लैंड करता है कि उसके ठीक है 3 अगर फॉर्मेट है तो तीनों में ही उसने क्या कर रखा है, टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग रखा है कि जो जिसको जैसे सूट करता है वो उसको खेल रहा है ना। तो ऐसा इंडिया भी कर सकता है और इसमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है जो कि इंडिया ने अभी एकदम से नेग्लेक्ट कर रखा है इस चीज को। ठीक है, अब मान लो कि चेतेश्वर पुजारा जो है वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको आपने टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, लेकिन जो T20 से सूर्य कुमार यादव को हम खिला रहे थे बीच में, तो उनका जो स्टाइल है वो सूट नहीं करता है टेस्ट क्रिकेट के लिए। उनको पहले ग्रूम करना पड़ेगा फिर आप ले आ सकते हो, लेकिन आप उनको एकदम से मौका दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये हमें हमारी स्ट्रेटजी में एक तरह से क्या दिखाता है कि कमी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो फाइनल के लोकेशंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पक्षपात देखा गया कि भाई बार बार फाइनल आखिर इंग्लैंड में क्यों हो रहे हैं, है ना। इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में भी तो हो सकते हैं, आप श्रीलंका में करा लो, बांग्लादेश में करा लो, इंडिया में इवन करा सकते हो। तो ये जो वेन्यू है इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप सीधी सी बात यह है कि हम जो है स्पिनिंग ट्रैक पे खेलने के लिए आदी हैं, इंडियन बैट्समैन जो है वो उसमें कंफर्टेबल है, या बॉलिंग इवन हमारी स्ट्रांग है यहाँ पे, इंडियन कंडीशन है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप बार बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में करवाओगे तो एक तरह से तो आधा मैच तो वहीं पे उनके हाथ में चला गया, उनको एक तरह से एडवांटेज मिल गया क्योंकि वो बाउंसी स्विंगिंग ट्रैक पे खेलने के लिए आदी हैं, क्योंकि हमारे बैट्समैन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि लोकेशन ऑफ जो फाइनल है, जहाँ पे फाइनल हुआ, वो भी कहीं ना कहीं विवादास्पद है और ये एक मेन रीजन था इंडिया के हाथ में। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल को हमने प्रायोरिटाइज किया WTC फाइनल। ये जो आईपीएल है उसको हम शिफ्ट कर सकते थे, हमारा पूरा ध्यान जो है वह WTC फाइनल पे होना चाहिए था, लेकिन आईपीएल हमने पहले कंडक्ट करा लिया। जो प्लेयर है उनका माइंडसेट जो है वैसे उस समय था, है ना, उनको आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस की इवन कमी पड़ी। तो अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे आईपीएल को WTC फाइनल के ऊपर, फिर रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आने की संभावना काफी कम हो जाए। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जो है कप जीतने हैं या फिर पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आईपीएल जो है उसको कंडक्ट कराया गया WTC फाइनल के पहले, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार की वजह। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई आखिर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन आखिर क्या है। इसके पहले आप देख सकते हो कि 2 तो ऐसे ही नहीं खेल रहे थे हमारे टॉप ऑर्डर के बॉलर। ठीक है, अश्विन अवेलेबल थे फिर भी हमने उन्हें नहीं खिलाया। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मेन रीजन था हार का। आप देखोगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन के तौर पे ट्रांजिशन प्रोसेस की जरूरत है। कोई भी प्लेयर है उसकी जगह पे एक नया युवा प्लेयर हमें रखने की जरूरत है। ठीक है, श्रेयस अगर चोटिल हो सकते हैं तो उनकी जगह पे कौन एक अटैकिंग इम्पैक्ट प्लेयर है उसको हमेशा ही बेंच पे रखने की जरूरत है, उस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, और खास करके जो भी प्लेयर जिनका की फॉर्म गिर रहा है उनको फिर से हिदायत देनी चाहिए कि भाई आप जाओ रणजी खेलो, रणजी में अपना फॉर्म सही करो फिर आओ। ठीक है, बस ऐसे ही आपको मौका नहीं मिलने वाला। इसके बाद से बात है कि भाई जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अभी ये मान लो साइकिल खत्म हो गया 2023 वाला, फिर से एक नया साइकिल आएगा, तो हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि अगर हम फ्रिक्वेंटली सीरीज जीतेंगे
ठीक है। और उसके बाद से अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे पास अभी ये प्लेयर्स हैं, इनमें से किस प्लेयर जो है को हम चुने कि उस समय के फाइनल में वो क्या करें, सुटेबल तौर पर चयन के लिए उपलब्ध हो। ठीक है। अब आप जो है अभी चेतेश्वर पुजारा इतने आउट ऑफ फॉर्म है, उनको तो आप नहीं रख सकते हैं अपने टीम में, है ना, अभी के टाइम के हिसाब से, तो आपको फिर नए प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक वैसे ही बॉलर कि मान लो अभी शमी चोटिल हो गए या मान लो सिराज चोटिल हो गए, तो अपने पास कौन सा टैलेंट है जिसको कि हम ग्रूम कर सकते हैं अगले फाइनल के लिए। ठीक है। तो जो भी नॉकआउट स्टेज है खास करके, उसके लिए हमें प्लान करना होगा कि भाई हमारे प्लेयर्स कौन से रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमें जो है नए जो टैलेंट है हमेशा उनको तरजीह देने की अब जरूरत है। ठीक है। हमें नए टैलेंट खास करके रणजी में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सरफराज हो गए, ठीक है, आपको पृथ्वी शॉ आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अपनी टेक्निक लगभग ठीक कर चुके हैं, वो कंटिन्यूअसली रन्स बना रहे हैं। इसके अलावा पाटीदार तो ऑप्शन ही, हालांकि वो चोटिल हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप नए टैलेंट को लाओ, उन्हें मौका दो, खास करके वैसे टूर में मौका दो जिसपे कि प्रेशर थोड़ा कम है, इवन उनको ग्रूम करो, इंटरनेशनल जो भी एक्सपीरियंस उनको मिल सके उसके लिए। तो अगर हम नए टैलेंट को मौका देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक पूल जो है और स्ट्रांग होगा और हमें सिलेक्शन में काफी आसानी हो। ठीक है। अगला जो सॉल्यूशन आप देखोगे कि हमेशा जो टीम इसको तरजीह देती है उसने हमेशा ही सक्सेस पाया है। ठीक है। इंडिया में ये काफी कम है कि भैया एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा भारी पड़ जाता है फॉर्म पे। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप कितनी बार देखोगे, इसका परफेक्ट एग्जांपल अरुण नायर है। अरुण नायर शायद दोहरा या तीहरा शतक बना के भी अगले मैच में बाहर बैठ गए थे। ठीक है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर वहां पे खड़ा था उनकी जगह लेने के लिए। तो हमेशा इंडिया को इस पे काफी सोच विचार करने की जरूरत है कि इसके बीच में एक बैलेंस बनाया जाए, और खास करके बैलेंस क्या, फॉर्म को ही तरजीह दी जाए। इसका एक और भी एग्जांपल आपके सामने है, गिल ओवर केएल राहुल। केएल राहुल और गिल के बीच में ये चल रहा था कि भाई किसको खिलाया जाए। आखिरकार गिल को थोड़ा बहुत मौका दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनका फॉर्म इतना हॉट फॉर्म में थे वो, और उन्होंने काफी अच्छा फिर आगे किया। तो हमेशा ये देखा गया है कि हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को मौका दे देते हैं, जो इन फॉर्म प्लेयर्स होते हैं उनको बाहर बैठा करके, जो काफी घातक साबित होता है। ठीक है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको किसी भी हाल में टीम में जगह मिलनी चाहिए। इसके बाद से बात करते हैं कि जो बीसीसीआई है उसको काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स को इनकरेज करना चाहिए। काउंटी क्रिकेट जो है इंग्लैंड वगैरह में होता है, और वहां पे जब प्लेयर्स जा करके खेलेंगे तो उससे उनकी क्या होगी, जो कंडीशन है उससे अडेप्ट करेंगे, उससे उनकी टेक्निक जो है वो मजबूत होगी, खास करके जो स्विंगिंग डिलीवरी है उनको खेलने के लिए, या जो बाउंसी विकेट पे कैसे खेलते हैं उसके लिए, उसके रिगार्डिंग उनकी टेक्निक जो है डेवलप होगी। क्योंकि इंडिया में ऐसी पिचेस है नहीं, तो बाहर का कैसा कंडीशन है, बाहर में किस पिच पे गेंद आ रही है, कैसे अपने फुटवर्क को सही करना है, लेट एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये सभी टेक्निक जो है जब तक आप वहां पे खेलोगे नहीं उस कंडीशन में, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको वीडियो एनालिसिस से समझ में बस नहीं आने वाला। तो बीसीसीआई को एक प्रोग्राम के तहत जो है ये भी इनकरेज करना चाहिए प्लेयर्स को कि भाई जाओ आप काउंटी क्रिकेट खेलो, वहां से एक्सपीरियंस लेकर के आओ, और जो भी वहां पे अच्छे प्लेयर्स हैं तो अच्छा कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट में, उनको फिर जगह मिलनी चाहिए टीम में। इसके अलावा सेपरेट टीम वाली स्ट्रेटजी भी जो है हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग कप्तान हो। इससे क्या होगा कि हमेशा वर्कलोड की बात होती है कि भाई इतना सारा क्रिकेट हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है सारे कप्तान पे, सॉरी जो भी कप्तान हमारा टीम का है, खासकर अभी रोहित शर्मा है, तो ये जो वर्कलोड है वो भी कम होगा। ठीक है। नई नई स्ट्रेटजी के साथ अपने कप्तान जो है अपने प्लेयर्स भी चुन सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या होगा कि इफिशियंसी निकल करके अच्छी से, तो अलग अलग टीम हो, अलग अलग कप्तान के साथ नई स्ट्रेटजी हो, इवन कोचेस भी हम अलग कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ भी अलग कर सकते हैं, जैसे जिसको सूट कर रहा है, और इसमें फिर फायदेमंद रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड ने करके दिखाया है हमारे सामने, खुद एक जीता जागता एग्जाम्पल। ठीक है। तो इस सेशन में हमने ये समझा कि भाई आखिर इंडिया को कैसे कंटिन्यूअसली जो है हार का सामना करना पड़ रहा है नॉकआउट स्टेजेस में, जो भी आईसीसी इवेंट्स हैं उसके, हमने उसके प्रोबेबल थोड़े बहुत सोल्यूशन भी देखे, और हमने ये देखा कि आखिर और टीमें जो हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो रही हैं। इस सेशन में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।